नमस्कार साथियों, बहुजन वाणी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अयोध्या में शिलान्यास होने वाला है, जिसका कि प्रधानमंत्री मोदी जी 5 अगस्त को शिलान्यास करेंगे और जिसकी तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं और इसकी चकाचौंध अविश्वसनीय है। अयोध्या एक तरीके से स्वर्ण नगरी नज़र आ रही है और इस स्वर्ण नगरी को बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि इसमें कितना पैसा खर्च किया गया होगा। ये देखिए कि पूरी इस तरीके की तैयारी की गई है कि आप देखकर चौंक उठेंगे। और जिस तरह से पैरेलल ही देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार लगा हुआ है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि इतना पैसा इस भूमि पूजन में या शिलान्यास में खर्च करने की आवश्यकता थी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार की प्राथमिकता केवल यही बन के रह गई है? जहां कोरोना के कारण अब देश के गृह मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप जो है, जो कि भारत सरकार ने लॉन्च किया था, वो गृह मंत्री तक को सुरक्षित नहीं कर पा रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या इस तरह के भूमि पूजन की आवश्यकता हो जाती है? इस चकाचौंध वाले इस भव्य इस आयोजन की क्या आवश्यकता है? आप खुद समझिए, आप खुद बताइए कि जिस तरीके से इसकी सिर्फ आवश्यकता इसलिए पड़ रही है दोस्तों, क्योंकि एक तरीके से वोट बैंक बनाना है अयोध्या के नाम पर ही, क्योंकि अब सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो पूरा जोर सरकार लगा रही है इस तरीके के भव्य आयोजन पर और धर्म से जुड़े हुए आयोजनों के नाम पर अपने वोट बैंक की राजनीति को चमकाने का कार्य कर रही है। ऐसी चकाचौंध में जब राजा की उपस्थिति अयोध्या में होगी, तो क्या वह बाहरी चकाचौंध को भूल जाएगा? सिल्वर स्क्रीन पर जब राम को लाया गया, तब तक इस देश में ना सिर्फ भक्ति, ना सिर्फ आस्था, बल्कि जिन गीतों को पिरोया गया, राम के चरित्र को निभाने वाले कलाकारों के साथ या राम को अवतार के तौर पर प्रस्तुत किया गया, ठीक उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी इसी तरीके से अपने आप को मानकर चल रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में राजा का कर्तव्य होना चाहिए, जिस तरीके से खुद को राम राज्य के तौर पे रखते हैं। राम की जहाँ तक बात की जाए कि राम ने एक कहानियों के हिसाब से, हालांकि हम तो काल्पनिक कहानियाँ मानते हैं, एक आदर्श स्थापित किया था। क्या ऐसा आदर्श स्थापित कर पाएंगे, या क्या केवल भूमि पूजन ही करना प्रधानमंत्री की प्राथमिकता रह गई है? बाहर की अर्थव्यवस्था को संभालना जब उनके बस की नहीं है, तो फिर वो सत्ता से उतर क्यों नहीं जाते? अब देखेंगे किस तरीके का भूमि पूजन किया जा रहा है, किस तरह की चकाचौंध है। ये नज़ारा आपको इस वीडियो में दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना पैसा खर्च किया गया है इस भूमि पूजन में, जहां प्रधानमंत्री के लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं कि 5 अगस्त को वो आएंगे और शिलान्यास होगा। देखिए सीलिंग भी देखिए आप किस तरह की है, मतलब शिलान्यास। एक बात आप बताइए, क्या भगवान ये कहता है कि मेरी इतनी भव्यता से पूजा की जाए या मेरा इतना भव्यता से शिलान्यास किया जाए? जहाँ इस पैसे का उपयोग कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल बनाने में किया जा सकता था, कोरोना से लड़ने के लिए किया जा सकता था, वहाँ क्या इतने पैसे को, इतनी चकाचौंध पर पैसा खर्च करना आपको किस किस दृष्टि से सही लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये देखिए कि पूरा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, बहुत ही शानदार यहाँ पर डिज़ाइनिंग की जा रही है। और इस डिज़ाइनिंग को करने में कितना पैसा खर्च किया गया होगा, ये आप समझ सकते हैं। ये हम और आप आसानी से समझ सकते हैं। ये कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। इतने भव्य आयोजन, जहाँ एक और इतना भव्य आयोजन हो रहा है, वहाँ देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, उससे भी आपको परिचय करवाना पड़ेगा एक तरीके से। देखिए भारत में अब क्या भारत बिना बजट के चल रहा है? यानी पता ही नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ लगाना है। ऐसी स्थिति बन गई है कि जहाँ से भी पैसा मिल सकता हो और सरकारी खजाने में वो पैसा डालकर क्या केवल सरकार के ऊपर ही खर्च किया जाएगा? क्या इस प्रकार के भूमि पूजन में ही पैसा खर्च किया जाएगा? एक बाकायदा जो बजट बनाया गया था इस सरकार के द्वारा, वो पूरी तरीके से एक तरीके से फेल हो चुका है। जैसा कि आप देखेंगे, ये बजट जो है पूरी तरीके से फेल हो चुका है, क्योंकि एक बजट तो बाकायदा बनाया गया था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उसे संसद में रखा भी था और संसद ने उस पर मोहर भी लगाई थी। 23 मार्च 1920 को संसद ने जिस बजट को पास किया था, सिर्फ 4 महीने बीते हैं और यह बजट 4 महीनों में ही बिल्कुल फेल हो चुका है। बिल्कुल एक तरीके से देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार लग चुका है। जैसा कि बजट में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन वो बजट में पूरा करने की स्थिति में सरकार बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि केंद्रों को जीएसटी का पैसा देने की स्थिति में भी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो जहाँ एक और बिल्कुल भी पैसा नहीं है, वहाँ इस तरीके से शिलान्यास पे पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता है? और सरकार की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि किसी भी तरीके से पैसों का जुगाड़ कर ले और उन पैसों को किसी भी तरीके से सरकार का अपना सिस्टम चलता रहे, उस पर
वो खर्च कर सके, यह भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। यानी बजट कुछ भी नहीं है, प्लानिंग कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि इस सरकार के पास प्लानिंग कोई होती नहीं है, केवल ये चुनाव प्रबंधन का ही कार्य करती है। और अब जो शिलान्यास ये कर रही है, जिस तरीके का भव्य आयोजन किया जा रहा है, वो भी चुनावी प्रबंधन का ही एक हिस्सा है। देश की अर्थव्यवस्था से इससे कोई सरोकार नहीं है। देखिए, बजट बनाना बहुत आसान होता है, बजट बनाना और मुंह उठाकर कोई भी फैसला कर देना, नोटबंदी कर देना या लॉकडाउन की घोषणा कर देना, मजदूरों को कम समय देना या कोई भी घोषणा कर देना बहुत आसान होता है। लेकिन इम्प्लीमेंट करना बस की बात अगर नहीं है, इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए एक्सपर्ट लोगों की टीम होनी चाहिए। अब जीएसटी का पैसा ही देखिए कम हो गया, कलेक्शन कोई सरकार के पास है नहीं, इनकम टैक्स का पैसा भी कम हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स का पैसा भी कम हो गया, एक्साइज ड्यूटी का भी पैसा कम हो गया। सरकार देखिए अपनी कमाई ही नहीं कर पा रही है, लेकिन राम मंदिर पर लुटाने के लिए सरकार के पास पैसा है। टैक्स दर टैक्स के भीतर जो इस देश में पैसे का जुगाड़ सरकार करती है वो लगभग 24 लाख करोड़ का टैक्स होता है। इसके अलावा जो बाकी 6 लाख करोड़ के पैसे का जुगाड़ है वो सिर्फ हवा में होता है। इस प्रकार 24 लाख करोड़ में से भी सेंध ऐसी वैसी नहीं लगती है और स्थिति ऐसी ही नाजुक नहीं हुई है। स्थिति तो इतनी बिगड़ गई है कि सरकार के पास पैसा है ही नहीं। दरअसल इस देश का बजट फेल हो चुका है, यहाँ तक कि सरकार के पास राज्यों को जो जीएसटी का पैसा देना होता है वह भी नहीं है, वहाँ भी उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। देखिए, जीएसटी का पैसा जो सरकार को पे करना होता है राज्यों को, वो भी देने की स्थिति में नहीं है। जो वित्त सचिव हैं अपने तौर पर जो बता रहे हैं, और जो फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी जो संसद बनाती है इस कमेटी को, उसके जो चेयरमैन थे जयंत सिन्हा, वो भी यही बात कह रहे हैं कि पैसा है ही नहीं। तो पैसा है नहीं तो फिर कोरोना मरीजों के लिए सरकार क्या कर रही है, और ये शिलान्यास सरकार किस पैसे से कर रही है? क्या ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा नहीं है? भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि अगर वो इस देश की वित्तीय स्थिति को संभाल नहीं पाएगी, वह इस देश को बेचना शुरू कर देगी। क्या इस तरह का घोषणा पत्र में कोई सरकार कहती है कि अगर वित्तीय स्थिति को अगर संभाल नहीं सकती है कोई सरकार, तो क्या सरकार जो है सरकारी उपक्रम बेचना शुरू कर दे, जिनमें जो है जनता की गाड़ी कमाई लगी हुई है? क्या सरकार उन उपक्रमों को बेचना शुरू कर दे? जो उद्योगपति कर्ज लिए हुए हैं उनका कर्ज माफ़ कर देगी, ये भी कभी किसी भी घोषणा पत्र में नहीं लिखा होता, लेकिन सरकार ये करती है। सार्वजनिक उपक्रमों को बेचेगी, ये भी किसी घोषणा पत्र में नहीं होता, ये भी सरकार करती है। इस स्थिति का जिक्र तो कभी भी घोषणा पत्र में नहीं होता। इन स्थितियों का नहीं होता कि सरकार जो है निजीकरण करेगी, सरकार सरकारी उपक्रमों को बेचेगी, उद्योगपतियों का पैसा माफ़ कर देगी, बैंकों का मर्जर कर देगी, बैंकों को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी कर रही है। यानी जनता की मेहनत की कमाई और इस देश के मेहनत पसीने की कमाई, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिकी हुई इंस्टीट्यूशन को कोई भी सरकार जो है इस तरीके से बेच देगी, ये तो किसी भी सरकार के घोषणा पत्र में नहीं होता। और ये देखिए ये सरकार कर भी रही है। जहां आपको अयोध्या के चकाचौंध दिखाई दे रही है, या फिर राफेल, जब विमान आया तो राफेल की आने के बाद किस तरह का उत्सव एक मनाया गया मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा बिल्कुल इस तरह का प्रचार कर दिया गया, बिल्कुल इस तरह का माहौल बना दिया गया कि अब तो जो है चीन ये होगा, चीन वो होगा। वहीं चीन ने देखिए इसके बाद भी कि चीन थर्राने लगेगा, चीन ये कर देगा, चीन वो कर देगा। चीन ने देखिए इसके बाद भी अगर आप देखें तो चीन ने लिपुलेख दर्रे के पास जो है 1000 सैनिक तैयार कर दिए हैं, तैनात कर दिए हैं। लद्दाख के पास उत्तराखंड और हिमाचल से लगी शांत सीमा पर ड्रैगन की खुराफात। अरे राफेल आने के बाद अगर चीन कांपने लगा है तो फिर ये हरकत, चीन जो है जगह छोड़ने को ही तैयार नहीं है। पूर्वी लद्दाख में हालात को उलझा रहे और बार बार वादे से पलट रही चीन ने अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगी शांत व गैर विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर खुराफात शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक चीन ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से सटे अपने इलाके में एक बटालियन को तैनात किया है। भारत इसे बेहद गंभीरता से ले रहा है। चीन की शहपरी नेपाल सरकार ने लिपुलेख और काला पानी को अपने नक्शे में शामिल कर उसे विवादित बना दिया है। ये देखिए, पहले पेंगोंग और फिर लिपुलेख, पहले डोकलाम में चीनी सेना आई थी, अब धीरे धीरे चीन जो है अपनी, और देखिए नेपाल को भी उसने शीशे में डाल लिया है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के इस इलाके में भारतीय सेना की 3 बटालियन पहले से ही तैनात हैं। अब ये रफाल आने से क्या चीन ने जो है थर्राहट शुरू कर दी, चीन कांप गया? तो इस तरह की मीडिया ने क्यों गतिविधियां लिखी? अब मीडिया देखिए इस तरह का काम करके पड़ोसी देशों को उकसाने का काम कर रही है, पड़ोसी देशों से संबंध खराब करने का काम कर रही है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, गोदी मीडिया की इस चालाकी को आप समझिए। विदेश नीति को पूरी तरीके से फेल कर देना चाहती है गोदी मीडिया, केवल अपने आप को चमकाने के लिए, केवल सत्ता में मोदी को लाने के लिए देश की सुरक्षा नीति को भी ताक पर रख देना चाहती है। लिपुलेख इलाका भारत, नेपाल और चीन की सीमा को मिलाता है, जो हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड व हिमाचल से लगी एलएसी पर चीन भारत में कोई विवाद नहीं है। इन दोनों देशों ने इन इलाकों के नक्शे आदान प्रदान किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि चीन ने यहाँ पर अपनी गतिविधि जो है पूरी तरीके से यहाँ पर बढ़ा दी है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हवा बनाया जा रहा था कि राफेल आ गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अंधभक्त किस तरीके से, ये देखिए कि चीन को लेकर भक्त परेशान हैं। कभी उन्हें पता चलता है कि मोदी की वजह से चीन की सेना भारत में आ ही नहीं पाई थी, कभी पता चलता है कि आई तो थी लेकिन मोदी जी की वजह से लौट गई। मोदी जी ने पूरी दुनिया में कूटनीतिक विजय हासिल किया, खंबा गाड़ दिया। फिर पता चलता है कि चीन ने फिर से सेना तैनात कर दी। अब इस सिचुएशन में भक्त क्या करें, क्या रवैया अपनाएं, समझ नहीं पा रहे हैं। छाती पीटे कोसें, कोई सस्ता सा बेकार चीनी सामान तोड़ दें या केवल आह्वान भट्ट जारी कर दें या मोदी की महिमा का ढिंडोरा पीटे। देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा भक्तों को। पहले तो देखिए ये बताया गया कि चीनी सेना आई ही नहीं है, किसी ने कब्जा ही नहीं किया है, आई है तो वो लौट गई है। तो इस तरीके से ये देखिए मोदी खुद झूठ बोल रहे थे कितना कि किसी ने कब्जा ही नहीं किया, कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि साफ साफ पता चल रहा था कि चीन ने घेरा हुआ था। भक्तों, अंधभक्ति और अंधराष्ट्र भक्ति का नशा थोड़ा कम करिए, फिर समझ में आ जाएगा कि क्या करें। कि चीन और भारत के शासक अपने अपने देश की आंतरिक राजनीति को साधने के लिए ऐसा अभ्यास सीमा पर करते रहते हैं। दोनों कहीं लड़ने वड़ने नहीं जाते और किसी भी सूरत में थोड़ा बहुत लड़ लिए तो दोनों देशों के आम घरों के बेटों को कुर्बान कर दिया जाएगा। पूंजीपतियों को फिर मुनाफा कमाने का स्कोप पैदा होगा। तुमको घंटा कुछ नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से ये तंज किया जा रहा है कि जो अंधभक्त हैं किस तरीके से प्रचार करते हैं कि चीन और भारत के शासक अपने देश की आंतरिक राजनीति को साधने के लिए अभ्यास सीमा पर करते रहते हैं। अब देखिए लड़ाई तो देखिए लड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। आप देखिए कि पड़ोसी देश आपस में नहीं लड़ेंगे। कोई भी परमाणु शक्ति का प्रयोग अगर पड़ोसी पर करेगा तो पड़ोसी भी उसकी रेंज में है तो नुकसान तो पड़ोसी को भी होगा। तो ये बात भक्तों को समझनी चाहिए, लेकिन भक्त हैं कि अंधभक्ति का नशा छोड़ने को ही तैयार नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अब हम एक बार फिर से जो है अर्थव्यवस्था पर ही लौटते हैं कि अर्थव्यवस्था का किस तरीके से बंटाधार किया गया। अब सरकारी उपक्रमों को बेचा सरकार ने, इसने जहां ये चकाचौंध दिखाई जा रही है अयोध्या में, उसके पीछे आप देखिए कि कितनी आपके पैसे से खड़ी किए गए उपक्रम होते हैं उनके साथ ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत पेट्रोलियम की, क्योंकि वहां पर भी 2000 कर्मचारियों को वीआरएस देने की तैयारी है, मतलब रिटायर करने की तैयारी है। और ये खबर मुख्य धारा की मीडिया से नदारद है। मुख्य धारा की मीडिया में देखिए कभी ये खबर आपको नहीं मिलेगी कि वीआरएस देने का काम किया जा रहा है। बीपीसीएल जो कंपनी है अपने तौर पर पिछले 5-7 सालों का मुनाफा देखेगा तो वो 800 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा कमाती है, लेकिन उसको बेचकर किसी भी हालत में 5400 करोड़ रुपए सिर्फ आ जाए, इसके लिए उसे बेचने की तैयारी की जा रही है। बताइए, एक ऐसी कंपनी, सरकारी कंपनी पीएसयू हमारे पैसों से खड़ी हुई जो हमें मुनाफा दे रही है, उसको भी बेचने के लिए। और उसके लिए देखिए रिलायंस सऊदी की कंपनी आरामको भी खड़ी है उसे खरीदने के लिए, और अमेरिका के टॉप मोस्ट कंपनी भी खड़ी हुई हैं उसको खरीदने के लिए। मतलब ऐसी कंपनियों को भी बेच देना चाहते हैं जो हमें मतलब प्रॉफिट दे रही हैं। ये कंपनियां भारत को प्रॉफिट देने वाली कंपनियों को क्यों नहीं खरीदेंगी। अब आप खुद सोचिए कि ये रिलायंस या कोई भी होगा, इनके तो मुँह से लार टपकेगी। इस तरह की कंपनियाँ जो प्रॉफिट दे रही हैं उन्हें खरीदने के लिए तो इनके मुँह से लार टपक रही होगी, ये क्यों नहीं खरीदेंगे। लेकिन बेचा क्यों जा रहा है, ये सवाल है। बेचा क्यों जा रहा है, और बेचा इसलिए जा रहा है क्योंकि आपके सरकारी उपक्रम खत्म कर दिए जाएं ताकि आपका आरक्षण समाप्त हो जाए। देखिए, आरक्षण को ख़त्म करने का एक सीधा तरीका यही है कि सरकारी उपक्रमों को समाप्त कर दिया जाए, तो अपने आप ही आरक्षण खत्म हो जाएगा। यही योजना है कि चाहे प्रॉफिट दे चाहे घाटे में जाए। जब घाटे में कोई पीएसयू जाती है तब भी उसे बेचा जाता है, जब प्रॉफिट में जाती है तब उसे क्यों बेचा जा रहा है। जो 2000 कर्मचारियों को वीआरएस देने की बात है उसकी डेट भी 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच ही है कि अप्लाई कर दीजिए, वरना सितंबर तक भारत जो है 53% स्टैक जो है वो उसे बेच देगी। एक तरीके से वो कंपनी को बेच देगी। तो ये बताया जा रहा है कि भारत पेट्रोलियम के कर्मचारियों को तो एक तरीके से वीआरएस देंगे तो देखिए सीधे उनको अगर कोई आरक्षण से लगा होगा या कोई SC ST OBC का होगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इस तरीके से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब डिले हो गए हैं, और मोदी जी फिर भी चिल्लाते हैं कि सब चंगासी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से अमेरिका में जाकर चिल्लाने लगे थे
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ज़रिए जो पता चला है वो ये पता चला है कि ये जो प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत में थे उनके डिले होने की वजह से कॉस्ट जो है वो 4500 करोड़ बढ़ गई है। इसका बोझ जो है वो सरकार कैसे उठाएगी? वो जनता के द्वारा ही जनता पर सेस ला देगी या कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि जिससे, तो आप ये देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का पूरी तरीके से एक बंटाधार कर दिया गया है। और यहाँ पर राम मंदिर की चमक आपको दिखाई जा रही है, जगमग चमक दिखाई जा रही है, जिससे कि आप जो है इसमें ही उलझ कर रह जाएं और आप अपने मुद्दों को, जो आपके मुद्दे हैं सरकारी सेक्टरों को बेचने के या आपकी शिक्षा के अस्पताल के मुद्दे जो है वो, और देखिए कि प्रोविडेंट फंड की भी स्थिति इतनी ख़राब आ गई है कि पहली बार उसकी स्थिति इतनी नाजुक है कि इस देश में प्रोविडेंट फंड जमा करने वाले अगर सभी लोगों को आप मिला दीजिएगा जितनी बड़ी तादाद में है तो 6 करोड़ लोग प्रोविडेंट फंड को जमा करते हैं, जिसे EPF कहते हैं। और तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपया जिनका जमा होता है, या कंपनी वाले पैसा देते हैं या गवर्नमेंट पैसा देती है। इनकी स्थिति यह है कि इन 4 महीनों के भीतर 80 लाख खाता धारकों ने 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा निकाल लिए। यानी 74% ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपने PF का पैसा नहीं निकालते, क्योंकि इनकी कमाई हर महीने में 15,000 से भी कम है, इसलिए वो पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन इस समय नौकरी नहीं मिल रही है, सब लोगों की नौकरी जा चुकी है, 10 मिलियन लोगों की नौकरी इस समय बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है, इसलिए वो अपने PF से भी पैसा निकाल रही है। यानी कि भविष्य के लिए जो पैसा बचा के रखते हैं उससे भी अपना पैसा जो है निकालना चाहते हैं। तो ये स्थिति क्यों आई इस सरकार में, जहाँ इतना पैसा, देखिए राम मंदिर की जगमग पर इतना पैसा लुटाया जा रहा है, वहाँ अब PF में जो है वो लोग अब PF में भी पैसा नहीं रख पा रहे हैं, वहाँ से भी पैसा उन्हें निकालना पड़ रहा है। स्थिति इतनी बिगड़ी है कि बीमार हुए लोगों ने भी अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। इस देश के भीतर 50,000 खाता धारक ऐसे हैं जिन्होंने मेडिकल के लिए पैसा निकाला, तकरीबन 2200 करोड़, और इस कोविड के संकट में 30 लाख खाता धारकों ने 8,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। स्थिति अत्यधिक नाजुक होती चली जा रही है। इन सब के बीच स्थिति यह भी है कि दुनिया भर में भारत के लोग जो काम करते हैं हर जगह से उन्हें वापस आना पड़ रहा है, और भारत में देखिए काम है ही नहीं, भारत में बेरोजगारी छा रही है। लेकिन एक तरफ से आपको जो है जगमग चकाचौंध दिखाई जा रही है कि, और देखिए कि GST के माध्यम से भी जो पैसा आता है सरकार स्टेट को, राज्यों को देने की स्थिति में है ही नहीं। राज्यों को अब पैसा देने की स्थिति में सरकार है ही नहीं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। अगर देखिए अर्थव्यवस्था पहले ही अगर संभाली गई होती कोरोना के पहले से ही, तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक जो है भरपाई हो जाती कोरोना के बाद। लेकिन अर्थव्यवस्था तो पहले से ही चरम हालत में थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सब बढ़िया है, सब कोई दिक्कत ही नहीं है कुछ भी। तो इस तरह का जो है माहौल बनाया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मंदिर का पूजन हो रहा है, लेकिन जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद ढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज उन सभी अनैतिक और गैरकानूनी कार्यों के लिए प्राकृतिक दंड भोगते हुए एकाकी जीवन बिता रहे हैं। कुछ को मार्गदर्शक मंडल में डालकर अपने बुरे कर्मों के बारे में चिंतन मनन और प्रायश्चित करने के लिए एकाकी जीवन में धकेल दिया गया है। बहुत सारे लोगों को उनकी हालत पर उसी मंदिर वाले राम के भरोसे गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत है। ये भी महोदय विनय कटियार, उमा भारती, गोविंदाचार्य, साक्षी महाराज, इन सबको देखिए दरकिनार कर दिया गया है इस समय, जिन्होंने, और प्रधानमंत्री मोदी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी की तो कोई भूमिका ही नहीं थी, लेकिन अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वो शिलान्यास करने जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एक, और ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जी पर एक तंज किया गया है कि तेरी बड़ी हुई दाढ़ी के सदके हजार होंगे, नंगे भूखे बेरोजगार तंगहाल और बीमार होंगे, रहेगा खौफ फिजाओं में बर्बादी को देखकर, तेरी जुबान पर भी झूठ शानदार होंगे, तेरी जुबान पर फिर भी झूठ शानदार होंगे। मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा व्यंग किया गया है प्रधानमंत्री के ऊपर कि तेरी बड़ी हुई दाढ़ी के सदके हजार होंगे। तो ये एक जो है कमाल का व्यंग किया गया है। और ये इस तरीके के देखिए सैटायर तो देखिए अपनी जगह है, सैटायर तो चलता रहता है। और ये यहाँ पर जो बात की जा रही थी कि जिन लोगों ने मंदिर, जिन लोगों ने जेल काटी, परिवार टूटा, अब बेघर है कार सेवकों का हीरो, डायनामाइट की छड़ें लेकर पहुँच गए थे, ये मंदिर गिराने के लिए पहुँच गए थे, अब इन्हें दरकिनार कर दिया गया है। और ये देखिए गिरफ्तार भी हुए थे। आज इनका कोई अता पता नहीं है, आज केवल मोदी जी छा रहे हैं वहाँ पर भूमि पूजन के लिए। और ये देखिए कि लाल कृष्ण आडवाणी को किस तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। चाचा आपको भूमि पूजन और शिलान्यास के लायक भी नहीं समझा, जबकि मुद्दा आप ही लाए थे, कितनी मेहनत की, एक तरीके से तंज किया गया है, जिसे आप समझ सकते हैं।
और ये देखिए कि बिहार यूपी के बीजेपी अध्यक्ष, तमिलनाडु के गवर्नर, देश के गृहमंत्री समेत शासन प्रशासन के दर्जनों लोग कोरोना पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। रोजाना दर्ज किए जाने वाले मरीजों की संख्या में विश्व में भारत में दूसरा स्थान है। फिर भी मोदी जी का दावा क्या है? भारत में कोरोना की स्थिति दूसरे देशों से बहुत बेहतर। ये किस तरीके से आप कह सकते हैं कि दूसरे देशों से बहुत बेहतर है? यही दावा बार बार हर उस पर किया जाता है कि हमारे देश में तो देखिए इतनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से देखिए मामले इतने कम हैं। अरे जितने मामले आप दिखा रहे हैं उससे अधिक मामले ही होंगे। सरकार हमेशा छुपा के बताती है, ये जो है हम सबसे छुपा नहीं है ये। और ये देखिए कि स्वयंभू विश्व आर्थिक महाशक्ति भारत का एशिया के आर्थिक केंद्रों की फहरिस्त में नामो निशान तक नहीं है, और ना ही सरकार या देश का ऐसा हासिल करने का कोई प्रयास है। देखिए सरकार का हासिल करने का कोई प्रयास है भी नहीं। सरकार केवल देखिए चुनावी प्रबंधन करना जानती है। इसे इकोनॉमी में फर्स्ट आना है या इस तरीके से अपनी रैंकिंग सुधारनी है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर अफवाहबाजी की कोई फहरिस्त बने तो उसमें हम अव्वल भी आ सकते हैं। फिलहाल तो देश में बहस इस पर है कि मुंबई में हुई एक युवा सिनेमा कलाकार की कथित आत्महत्या, आरोपित हत्या की जांच कैसे बिहार पुलिस को करने दी जाए, ना करने दी जाए, इसी पे सारी बहस हो रही है। देखिए पूरी मीडिया में एक दो चैनल है उनको छोड़कर, और देखिए एशिया के लीडिंग फाइनेंस सेंटर्स में कहीं भी भारत का नाम नहीं है। ये अपने आप में एक निस्संदेह शर्मनाक बात है। गृह मंत्री जी अमित शाह कोरोना पॉजिटिव होकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। अब ये जो है एक नई समस्या, जब भारत का गृह मंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो फिर किस स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जी कह सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति बेहतर है कोरोना को लेकर? अरे आरोग्य सेतु का जो ऐप था वो भी जो है नहीं बचा पाया अमित शाह जी को। आरोग्य सेतु ऐप प्रधानमंत्री मोदी का कोरोना की रोकथाम की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हथियार घोषित किया गया था। यह देश के गृह मंत्री तक के काम ना आया तो इसको लागू करने की आम जनता पर जोर जबरदस्ती क्यों हो रही है? तो ये देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से जो ये आरोग्य सेतु ऐप है, ये जब गृह मंत्री कोई नहीं बचा पाया तो ये देश की जनता के क्या काम आएगा? देश के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, खुद इन्होंने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लक्षण दिखने पर उन्होंने जांच करवाई और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुए हैं, हालांकि उनकी हालत ठीक है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर की सलाह पर। अरे तबीयत ठीक है, लेकिन आप जो है आपको संक्रमण हुआ ही कैसे? आप पॉजिटिव आए कैसे? आप किसके संपर्क में थे? आपके संपर्क में जितने भी लोग थे उन्हें क्वारंटाइन करना चाहिए, परंतु डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। ये देखिए ये आइसोलेट करवाने की बात कर रहे हैं खुद को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अमित शाह कोरोना पॉजिटिव और वे अपने नियंत्रण वाले किसी सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट अस्पताल मेदांता में भर्ती हुए हैं। अब देखिए कि सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती नहीं हुए। अगर आप जो है खुद को इतना ही मानते हैं कि हमने इतना डेवलपमेंट किया है, तो आपने डेवलपमेंट किस चीज़ का किया है, प्राइवेट का या सरकारी का? जो आप जो है प्राइवेट में भर्ती हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल में आप क्यों भर्ती नहीं हुए? तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी कोरोना पॉजिटिव निकले। सुबह ही उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महोदया की कोरोना के चलते निधन होने की खबर आई थी। ट्विटर पर सवाल दागना शुरू हो चुका है। किसी ने पूछा है कि आयुष मंत्रालय का काढ़ा नहीं पिया क्या? एक ने कहा कि भाभी जी का पापड़ खाया कि नहीं? अब ये देखें कि भाभी जी पापड़ एक लॉन्च किया था बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने, तो उसके ही हवाला देकर एक तंज किया जा रहा है। सुमित अवस्थी भी रगड़े गए। उन्होंने अपने ट्वीट में उन्हें एम्स में भर्ती होना दिखाया था। अब बताइए कि जो है अपने आप को जो है प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं, कितने जो है यहाँ पर कितनी उसकी बात है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है अयोध्या के नाम पर। बीजेपी क्या है, बीजेपी किसकी है, यह उनको साफ साफ मालूम है। जिनकी पार्टी बीजेपी है, दलित और पिछड़ों में अगर अभी भी भ्रम है तो वह लाइलाज बीमारी है। ये देख सकते हैं कि ये बीजेपी जो है ब्राह्मण बनियों की ही पार्टी है, और ये जो दिखाया जाता है कि पिछड़े वर्गों को ये है, पिछड़े वर्ग की पार्टी है, या पिछड़े वर्ग को राम भक्त के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर लाभ पहुँचाएंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसमें जो है आपको जो है इसमें ज़्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये साफ साफ कहते हैं। ये देखिए
सुन रहे मंडल, ये संस्कृत और इंग्लिश तो बहाना है, असली दर्द तो तुम लोगों को हराम के आरक्षण की भीख के बंद होने का है। पर चिंता मत करो मोदी सरकार, ये किस तरीके से देखिए ये जो है बहुजनों को गाली देते हैं, आरक्षण की गाली देते हैं। ये इस तरीके की पार्टी, इनकी सोच है इस तरीके की, और ये देखिए ये इनकी सोच कायम रहेगी। ये ड्रामा करते हैं केवल बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बनाने का या इस तरीके से करने का। ये बहुत ही खतरनाक पार्टी है, मैं ये कहूँगा आपको। ये सरकारी उपक्रम जो ख़त्म किए जा रहे हैं, ये ऐसे ही ख़त्म नहीं किए जा रहे हैं, इनके पीछे बहुत लंबी एक सोच है जो कि आरएसएस से जुड़ी हुई है। आप समझिए इस चीज़ को। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर हर मोर्चे पर सरकार जो है फेल हो चुकी है। और अर्थव्यवस्था में तो इस सरकार ने अर्थव्यवस्था का जितना बंटाधार किया है वो किसी भी सरकार ने शायद ना किया हो। ये अपने आप में बहुत ही ये किस सोच के तहत ये काम कर रही है ये, और चमक धमक के पीछे किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था का बंटा बैठाना चाहती है, ये आप सब समझते हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के बारे में? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे इसी तरह की जानकारी के साथ आपसे फिर रूबरू होते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए हमें धन्यवाद।